प्रीवियस लेक्चर में हमने सीपीयू रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर मैंने थोड़ा सा बताया भी था और हम आगे उस पर चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में वैसे तो मेनली हमारे दो कैटेगरीज होती हैं। पहली है जनरल पर्पज रजिस्टर्स, जो कि यूजर विजिबल रजिस्टर्स होते हैं। मतलब ये है कि यूजर उनको यूज कर सकता है अपनी प्रोग्रामिंग टास्क में। प्रोग्रामिंग टास्क में कैसे? जब यूजर लो लेवल असेंबली कोड लिखेगा, लो लेवल कोड उस सीपीयू के लिए, तो यूजर जनरल पर्पज रजिस्टर्स को अपनी वैल्यूज, डेटा और किसी भी टाइप का डेटा होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए एज ए वेरिएबल रजिस्टर को यूज कर सकता है। तो ये हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है हमारी स्पेशल पर्पज रजिस्टर, या फिर जिनको बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर्स, जिनका फंक्शन स्पेसिफिक होता है। यानी वो प्रोग्राम के में इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के दौरान अपना स्पेशल पर्पज शो करते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी की रजिस्टर्स को हम आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज रजिस्टर के अलावा और एक दो कैटेगरी होती हैं, जैसे इनपुट आउटपुट रजिस्टर है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए, जैसे कि नाम है, वो यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए। तो इनपुट आउटपुट रजिस्टर कुछ प्रोसेसर में तो स्पेसिफिक होता है और कुछ में ये इनपुट आउटपुट के लिए कोई स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट रजिस्टर नहीं होता है। तो वो किसी और रजिस्टर के थ्रू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन यूज करते हैं। इसके बाद सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं एड्रेसिंग वगैरह के लिए। फ्लैग रजिस्टर होते हैं, कंडीशन कोड रजिस्टर्स बोलते हैं जिनको। तो इन सभी रजिस्टर्स के बारे में आज हम थोड़ा डीप में इस यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो बात करते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। इनको हम प्रोग्रामेबल रजिस्टर भी कहते हैं। तो प्रोग्रामेबल इन द सेंस कि जब यूजर और प्रोग्रामर लो लेवल कोड में प्रोग्राम लिखता है, तो लो लेवल कोड में जब प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो वहां पे या तो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं या फिर रजिस्टर नेम होते हैं वैल्यूज को होल्ड करने के लिए, वैल्यूज, डेटा, एक्सेट्रा। तो लो लेवल कोड का मतलब ही होता है कि हम हार्डवेयर की डायरेक्ट लोकेशन को यूज करें। हाई लेवल लैंग्वेज में तो हम वेरिएबल के थ्रू मेमोरी यूज कर सकते हैं, बट लोकेशन या प्लेस होल्डर के लिए हमें लो लेवल प्रोग्रामिंग में, असेंबली लैंग्वेज में, डायरेक्टली रजिस्टर, मेमोरी, एक्सेट्रा के नाम, मतलब लोकेशन वहां पुट करनी होती है। तो अब ये हम जानते हैं कि जो हमारा सीपीयू और मेमोरी का इंटरेक्शन है वो ये होता है कि सीपीयू मेमोरी से डेटा को फैच करता है, यानी रीड या राइट, रिट्राइव करता है। ओके। और रिजल्ट जो कैलकुलेटेड होके आता है एएलयू से या सीपीयू में मैनिपुलेट होके आएगा, वो वापस फिर मेन मेमोरी में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोर किया जाता है। तो जो ये ऑपरेंड्स होते हैं सीपीयू के एक्चुअल ऑपरेशन के लिए, मतलब हम प्रोग्राम चाहे हाई लेवल में लिखें या लो लेवल में, कंपाइलेशन के बाद, ट्रांसलेशन के बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो जो वैल्यूज हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डेटा हैं, इंफॉर्मेशन है, वो मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर वन बाय वन पहुंचती है एग्जीक्यूशन के दौरान।
तो ये जो ऑपरेंड्स हैं, वैल्यूज है, ये हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर में स्टोर होते हैं। और कुछ जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जैसे कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। तो ये मैं बता ही चुका था कि सीपीयू के जो ये जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, वो प्रोग्रामर के द्वारा डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं, सोर्स के लिए और डेस्टिनेशन के लिए, दोनों के लिए। ओके, जैसे हम वेरिएबल यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, वैसे ही। तो ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, वो एक से ज्यादा रजिस्टर हमारे कंबाइन किए जा सकते हैं प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग के थ्रू। मतलब असेंबली लैंग्वेज में हम उन दो रजिस्टर को पेयर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ओके। तो अब जनरल पर्पज रजिस्टर क्या स्टोर करते हैं, वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो अब ये जैसे जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, जैसे मैंने बताया कि वो इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एएलयू रिजल्ट, मतलब एएलयू के ऑपरेशन के लिए डेटा, दोनों ही केस में, एएलयू के आउटपुट के तौर पे या एएलयू के लिए इनपुट के तौर पे, दोनों ही पर्पज के लिए जनरल पर्पज रजिस्टर यूज हो सकते हैं। जैसे एएलयू को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो दो वैल्यू चाहिए होंगी एएलयू को। तो दो वैल्यूज वो किसी दो जनरल पर्पज रजिस्टर से मिल जाएंगी। और जरूरी नहीं कि सभी सीपीयूज के अंदर एएलयू में दो अलग अलग जनरल पर्पज रजिस्टर से वैल्यूज मिले। कुछ और भी रजिस्टर हो सकते हैं जिनमें वो वैल्यूज मिल सकती हैं। तो अब ये एएलयू ने अगर दो रजिस्टर से डेटा को एक्सेप्ट किया, तो इनको मैनिपुलेट करेगा एएलयू, यानी उनको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, वो फाइनल एएलयू से जो रिजल्ट आया, वो फिर किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में स्टोर होगा। तो इसमें दोनों ही चीजें, जैसे एएलयू रिजल्ट्स लिखा, तो एएलयू इनपुट और रिजल्ट्स दोनों के लिए। फिर ये डेटा और एड्रेस के लिए भी काम में आ सकते हैं हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर। डेटा के लिए तो मैंने बताया ही है, एड्रेस एज ए वैल्यू ही यूज होती है। जैसे पॉइंटर के केस में है, तो पॉइंटर एक्चुअली वेरिएबल है जो होल्ड करता है एड्रेस। तो वो एड्रेस जो होल्ड करता है पॉइंटर, वो एज ए डेटा या वैल्यू की तरह ही यूज होती है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि ये कैसे जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर कैसे ये परफॉर्म होता है। तो ये मैंने बताया ही था कि जीपीआर है हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर, वो प्रोग्रामर या यूजर के द्वारा मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। अगर किसी सीपीयू में रजिस्टर कम है, तो उसका मतलब ये है कि मेमोरी रेफरेंस ज्यादा होंगे। लेकिन जब बारह नहीं आओ तो जाए। मेमोरी रेफरेंस से मतलब हमारा ये है कि अगर रजिस्टर कम है, तो जल्दी ही सारे रजिस्टर ऑक्यूपाई हो जाएंगे डेटा होल्ड करने के लिए। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर रजिस्टर कम है, तो जल्दी ही ऑक्यूपाई हो जाएंगे सारे रजिस्टर, और जल्दी ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो फिर जब नया डेटा आएगा, तो जो
जब रजिस्टर जल्दी फिल हो जाएंगे, ठीक है, कम होंगे, तो उन रजिस्टर की जब बाकी और डेटा को रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या होगा कि जो भरे हुए रजिस्टर हैं उनका डेटा मेमोरी में फिर सीपीयू को स्टोर करना पड़ेगा टेम्परेली, और जब जरूरत होगी तो मेमोरी से वो डेटा आके फिर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर रजिस्टर बहुत ज्यादा हैं, तब भी कोई जरूरी नहीं कि मेमोरी रेफरेंस बहुत कम हो। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो रिड्यूस हो सकता है मेमोरी रेफरेंस। कहने का मतलब ये है कि सीपीयू के अंदर रजिस्टर हैं तो रजिस्टर वो ऑक्यूपाई होते हैं डेटा के द्वारा, और कम है तो मेमोरी से डेटा आके उनको जल्दी ऑक्यूपाई कर लेगा रजिस्टर्स को। अब अगर और डेटा को रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, तो जो डेटा कम यूज में आ रहा है या बाद में यूज आएगा, तो उस डेटा को सीपीयू मेमोरी में स्टोर करा देगा। मतलब ये कहने का कि मेमोरी रेफरेंस बढ़ जाएगा। तो जो रजिस्टर की साइज होती है वो उस हिसाब से होती है कि उस सीपीयू के लिए जो इंस्ट्रक्शन है या एड्रेस है या वर्ड है, जो मेमोरी वर्ड, वो कंप्लीट उसमें फिल हो सके। ये तो ठीक है, ये स्लाइड स्किप कर देता हूँ। तो जो जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, वो मैंने बताया था कि डेटा के लिए यूज होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामर के द्वारा, और उनको कंबाइन किया जा सकता है। जैसे अगर हम सी लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, डबल इंट ए, तो अगर ये डबल इंट 8 बाइट लेता है, 8, तो क्या होगा कि कोई रजिस्टर अगर 8 बाइट का नहीं होगा, जनरल पर्पज जीपीआर, तो दो रजिस्टर को कंबाइन करके सीपीयू ये कंप्लीट डेटा स्टोर करा देगा। ठीक है, जैसे लॉन्ग डबल है वो 10 बाइट लेता है। तो इस अब जो दूसरी कैटेगरी है इंस्ट्रक्शन की, वो है स्पेशल पर्पज और प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर के बारे में तो हम स्पेशली डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट इस लेक्चर में हम थोड़ा बहुत ब्रीफली देख लेते हैं कि स्पेशल पर्पज या प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर का क्या मतलब है। तो कुछ एक रजिस्टर होते हैं, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है। तो इनका जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसको हम आईआर भी बोलते हैं सिंबॉलिकली। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, अ, तो ये एमएआर भी बोलते हैं इसको। ये मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है सीपीयू के लिए। सीपीयू जिस मेमोरी एड्रेस से रीड करता है, करेगा या राइट करना है, उस मेमोरी का एड्रेस एमएआर में होगा। मेमोरी बफर रजिस्टर है, इसको मेमोरी डेटा रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ एक्चुअली स्पेशल पर्पज या प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी बोलते हैं। फिर स्टैक पॉइंटर है। इसी तरह कुछ और भी स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं। अब जो ये फंक्शंस हैं, मतलब जो टास्क हैं, ये कुछ सीपीयूज में, कुछ सिस्टम में जनरल पर्पज रजिस्टर के द्वारा भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क साइट कम हो रहा है, आवाज आ रही है मेरी?
तो आगे चलते हैं। अब जो मेन स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं हमारे, पहला तो है एक्यूमुलेटर, एसी रजिस्टर। तो ये कुछ सीपीयूज में होता है, कुछ में नहीं होता है। एक्चुअली हम जो जितने भी टाइप के रजिस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि सभी सीपीयूज में वो उस टाइप के रजिस्टर्स हों, बट ऑल द सीपीयूज को मिला के जितनी वैरायटी के रजिस्टर्स हो सकते हैं, उतनी वैरायटी के रजिस्टर्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक्यूमुलेटर हो गया, दूसरा स्टेटस रजिस्टर हो गया। स्टेटस रजिस्टर में हमारा PSW, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है, ये एक नियम होता है हमारे जो 8085 8086 प्रोसेसर हमें पढ़ना है इस करिकुलम में। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड एक रजिस्टर है जो कि स्टेटस रजिस्टर की कैटेगरी में आता है। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जो प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह फिर नेक्स्ट ऑर्डिनल काउंटर या प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो कि नेक्स्ट एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। अभी डोंट वरी अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ रजिस्टर्स, डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे ही नेक्स्ट लेक्चर में। फिर होता है बफर रजिस्टर। तो ये मेमोरी से डेटा को, जो डेटा जिस मेमोरी से रीड होना है या मेमोरी में राइट होना है, ये उसको होल्ड करता है। मतलब डेटा टू बी रीड फ्रॉम मेमोरी और टू बी रिटन टू द मेमोरी, वो डेटा इस बफर रजिस्टर में, या इसको हम मेमोरी बफर रजिस्टर भी बोलते हैं। कंट्रोल एंड स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, जो हम यहाँ बात कर रहे थे स्टेटस रजिस्टर की, PSW की। तो सीपीयू के जो ऑपरेशन हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करने के लिए ये कंट्रोल या स्टेटस फ्लैग रजिस्टर यूज होते हैं। ओएस भी इनको यूज करता है अपने प्रिविलेज्ड प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम प्रिविलेज्ड प्रोग्राम हैं, उनके एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ओएस के द्वारा भी ये यूज किए जाते हैं, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो जो ये कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर्स हैं, तो ये कई चीजों के लिए यूज होते हैं। जैसे रिजल्ट है हमारा, जीरो है, नंबर ऑफ बिट्स इवन है, ऑड है, नॉन जीरो रिजल्ट, जीरो नॉन जीरो, पॉजिटिव, माइनस, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए कंट्रोल एंड फ्लैग रजिस्टर यूज होते हैं। तो एएलयू को अगर हम इस तरह देखें कि जैसे एएलयू यहाँ पर है और यहाँ पर ये कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल आएगा एएलयू के पास कंट्रोल यूनिट से। ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है, ये आईआर रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होल्ड होता है, और प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करता है नेक्स्ट एड्रेस को मेमोरी के जहां से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। फिर है ये एएलयू का जो रिजल्ट है वो स्टेटस रजिस्टर से हमने शो कर रखा है। मतलब कि एएलयू का जो रिजल्ट आ रहा है कि रिजल्ट जीरो है, नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रिजल्ट में नंबर ऑफ बिट्स वन इवन है, ऑड है, कैरी है या बोरो है। कैरी जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो कैरी आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं बोरो आता है। तो ये सारे स्टेटस इंफॉर्मेशन स्टेटस रजिस्टर में, PSW रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं, जिनको कंडीशन कोड वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। वन बिट फ्लैग कहते हैं इनको, कि एक सिंगल बिट डिसाइड करती है, एक सिंगल बिट से दो बातें डिसाइड हो सकती हैं। तो ये जनरली स्टेटस रजिस्टर 8 बिट का होता है, जो कि 8 बिट्स
8 अलग अलग चीजें डिसाइड करती है, जो कि आगे हम इसी लेक्चर में आगे स्लाइड में देखेंगे। तो PSW रजिस्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। तो ये एक्चुअली कंडीशन कोड स्टेटस इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए काम में आता है। ये 1 बिट फ्लैग होता है, यानी अगर ये 1 बाइट रजिस्टर है तो 8 बिट हो गई। तो 8 अलग अलग बिट 8 अलग अलग चीजें डिसाइड करने के लिए काम में आती हैं। तो ये जो स्टेटस इंफॉर्मेशन है, इनमें से कुछ स्टेटस इंफॉर्मेशन यूजर विजिबल भी होता है, मतलब यूजर कैन सी, कैन एक्सेस सम ऑफ द स्टेटस इंफॉर्मेशन। तो ये जो कॉमन स्टेटस फ्लैग हैं, वो न्यू ये टेबल बनाई हुई मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें शो हो रही है। तो फ्लैग नेम यानी जो 8 अलग अलग बिट हैं, वो एक तरह से 8 अलग अलग फ्लैग शो कर सकते हैं। तो सपोज करो बिट नंबर जो 1 है वो साइन के लिए है, बिट नंबर 2 है वो जीरो के लिए है, 3 है वो कैरी बोरो के लिए है। इस तरह 8 बिट हैं, आगे और भी स्लाइड्स हैं जिनको हम डिस्क्राइब कर लेंगे। तो साइन का मतलब ये है कि इस सिंगल बिट डिसाइड करती है, बिट 0 या 1 होगी सिंगल बिट, तो 0 और 1 के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। इसको साइन बिट बोलते हैं, सिंगल बिट। फिर दूसरी बिट है PSW रजिस्टर में, वो है, वो डिसाइड करती है 0, कि रिजल्ट 0 है या नॉन 0 है। तो रिजल्ट जब 0 होगा तो बिट सेट हो जाएगी। तीसरा है कैरी बोरो। तो ये कैरी बोरो ये शो करता है, कैरी बोरो सभी ने देखा है, एडिशन में हमारी कैरी आती है और सब्ट्रैक्शन में बोरो आता है, ठीक है। चौथा है पैरिटी। तो पैरिटी ये होता है कि जो रिजल्ट आया उसमें नंबर ऑफ बिट्स, सॉरी नंबर ऑफ वंस, वो ऑड है या इवन है, ओके। तो सिंगल बिट इसके लिए डिसाइड होती है पैरिटी चेक करने के लिए कि नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। फिर नेक्स्ट बिट डिसाइड करती है कि अगर कंपैरिजन हुआ है तो कंपैरिजन ट्रू है या फॉल्स है। सिक्स्थ बिट है ये ओवरफ्लो डिसाइड करती है, एरिथमेटिक ओवरफ्लो। और नेक्स्ट बिट है वो इंटरप्ट इनेबल डिसेबल, इंटरप्ट जो फैसिलिटी होती है ओएस के द्वारा, उसको ये इनेबल डिसेबल करने के काम में आती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये हो गए जनरल पर्पज रजिस्टर और स्पेशल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें अब आगे देखते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो न्यू लेक्चर है वो जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर का जो लेक्चर है नेक्स्ट, वो आगे डिस्कस किया जाए, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ही उसको डिस्कस करेंगे। और पॉसिबली कल मैं लूंगा स्पेशल पर्पज रजिस्टर टॉपिक पे नया लेक्चर, ठीक है। तो इसको तो हम क्लोज कर देते हैं, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, और अटेंडेंस उसमें भेज देना।